कल अपन ने मानसून मॉडल चालू किए थे। अपन ने तीनों साइंटिस्ट के बारे में बताया था, एच.एफ. ब्लैमफोर्ड, सर गिलबर्ट वॉकर और अपने डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर। तीन मानसून मॉडल रहते हैं। तो पहला अपन ने देखा था कल मैथमेटिकल मॉडल। उसमें क्या देखा था अपन ने कि फोरकास्ट बनता है, एक अंदाज बनता है मैथमेटिकल मॉडल से कि जिसमें क्या बातें गृहित धरी थी, विच टेक इनटू अकाउंट एस्टिमेट ऑफ करंट वेदर रिलेटेड इवेंट्स एंड ऑनगोइंग फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन देम। और जो डाटा मिलेगा करंट क्लाइमेटिक पैरामीटर का, वो मैथमेटिकली एनालाइज होगा with the help of Param supercomputer. Various mathematical models based upon daily geographical events are developed by supercomputer technology. मैंने आपको बोला था कि ये कल मैथमेटिकल मॉडल ये पूरा लर्न कर लो, तो अपने को ये जो बाकी के जो दो बचे हुए मॉडल से होलिस्टिक और स्टैटिस्टिकल, वो समझने में इजी जाएगा। तो आई होप कि तुम्हारा मैथमेटिकल मॉडल कंप्लीट लर्न हो चुका होगा। अब चालू कर रहे अपन सेकंड मॉडल, होलिस्टिक मॉडल। इन दिस मॉडल predictions are based upon those parameters used in other model which have the greatest effect on the monsoon. क्या बोला है, ध्यान में रखो बराबर कि प्रेडिक्शन बताते हैं, भविष्यवाणी सांगतात कशाबद्दल, पावसाळ्याबद्दल, मान्सूनबद्दल। त्यामध्ये मापदंड काय वापरतात, मापदंड शब्द कोणता है, पैरामीटर। यानी मेजरिंग के लिए कैसे अपन काउंट करेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसको अपन पैरामीटर। प्रेडिक्शन आर बेस्ड अपॉन दोज पैरामीटर यूज इन अदर मॉडल विच हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द मानसून। क्या बोला है, ध्यान में रखो बराबर। प्रेडिक्शन बताते हैं based upon those parameter used in other model which are the greatest effect on the monsoon। यानी अदर मॉडल ने, दूसरे मॉडल ने क्या पैरामीटर यूज किया कि जिसका ग्रेटेस्ट इफेक्ट है मानसून के ऊपर, उसके आधारित प्रेडिक्शन करते हैं। बराबर ध्यान में रखना, प्रेडिक्शंस आर बेस्ड अपॉन दोज पैरामीटर यूज इन अदर मॉडल। दूसरे मॉडल में क्या पैरामीटर यूज हुए, उसके आधारित प्रेडिक्शन करना कि जिसका बहुत प्रभाव है बारिश के ऊपर, विच आर द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द मानसून। नाउडेज प्रेडिक्शन डिक्लेयर्ड बाय IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट are the collective outcome of various model। यानी जो अभी IMD प्रेडिक्शन करता है, वो वेरियस मॉडल का कलेक्टिव आउटकम रहता है। यानी अलग अलग मॉडल से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और बाद में एक अपना प्रेडिक्शन डिक्लेयर करते हैं। एंड सब मॉडल का आउटकम लेना, सब मॉडल की इंफॉर्मेशन लेना और बाद में एक प्रेडिक्शन करना, ये अभी IMD इसी तरह से प्रेडिक्शन डिक्लेयर कर रहा है। Nowadays prediction declared by IMD are the collective outcome of various model, और उसको बोलते हैं अपन होलिस्टिक मॉडल। दिस इज कॉल्ड एज होलिस्टिक मॉडल। अब फिर से बता रहा हूँ, होलिस्टिक मॉडल प्रेडिक्शन बताते हैं, एक अंदाज सांगतात कोणत्या मापदंडानुसार की ज्या बाकीच्या मॉडेलनी वापरलेले आहे, की ज्याचा पावसाळ्यावर जास्त परिणाम असतो। प्रेडिक्शन आर बेस्ड अपॉन दोज पैरामीटर यूज इन अदर मॉडल विच आर द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द मानसून। अभी जो IMD है, प्रेडिक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो वो कलेक्टिव आउटकम ऑफ वेरियस मॉडल।
एंड बाकी सब मॉडल से वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और बाद में वो अपना प्रेडिक्शन डिक्लेयर करते हैं और उसको बोलते हैं अपन होलिस्टिक मॉडल। तो ये मानसून मॉडल का सेकंड मॉडल था अपना, पहला मैथमेटिकल, सेकंड होलिस्टिक मॉडल। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड वन, स्टैटिस्टिकल मॉडल। अब स्टैटिस्टिकल मॉडल में क्या रहता है, करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन, एक कोई भी रीजन की अभी फिलहाल में क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन, करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन उसको कंपेयर करते हैं अर्लियर पैरामीटर से। फिर से ध्यान में रखो, हाँ, इन दिस मॉडल करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन इन ए रीजन आर कंपेयर्ड विद द अर्लियर पैरामीटर। करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन कोई भी रीजन की कंपेयर करते हैं अर्लियर पैरामीटर से, एंड जो करंट क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको कंपेयर करेंगे अर्लियर पैरामीटर से। अब अर्लियर पैरामीटर कौन से, सच एज ओशियनिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द नेचर ऑफ मानसून रेनफॉल ऑफ सेवरल ईयर। क्या बोला है, ध्यान में रखो, अर्लियर पैरामीटर कितने लिए हैं, 3 दिए हैं। पहला कौन सा, ओशियनिक टेम्परेचर, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और थर्ड वन द नेचर ऑफ द मानसून रेनफॉल ऑफ सेवरल ईयर। कौन सा मॉडल देख रहे हैं अपन, थर्ड नंबर का। मानसून मॉडल के कितने मॉडल्स है, 3। पहला मैथमेटिकल, उसको सेकंड नाम डायनामिक, सेकंड नंबर पे होलिस्टिक, थर्ड नंबर पे स्टैटिस्टिकल मॉडल। करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन कोई भी रीजन का कंपेयर करते हैं अर्लियर पैरामीटर से। अर्लियर पैरामीटर कितने हैं, 3, ओशियनिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द नेचर ऑफ द मानसून रेनफॉल ऑफ सेवरल ईयर। बाद में जो डाटा मिलेगा वो कंपैरेटिवली एनालाइज करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड से। जो डाटा मिलेगा एंड कंपैरेटिव स्टडी के बाद में जो डाटा मिलेगा उसको एनालाइज करेंगे, उसको छानेंगे, त्याला पडताळणे, त्याला म्हणतो आपण एनालाइज करणे। डाटा इज कंपॅरेटिव्हली एनालाइज बाय स्टॅटिस्टिकल मेथड आणि प्रेडिक्शन्स आर मेड, एक अंदाज सांगितला जाईल, प्रेडिक्शन्स आर मेड अबाउट द मानसून इन द प्रेजेंट कंडीशन, कि अभी फिलहाल में कितनी बारिश गिरने वाली है उसका प्रेडिक्शन करेंगे। स्टैटिस्टिकल मॉडल फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान में रखो, ये मॉडल में करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन कोई भी रीजन का कंपेयर करते हैं अर्लियर पैरामीटर से। अर्लियर पैरामीटर कितने दिए गए अपने को, 3। पहला कौन सा, ओशियन टेम्परेचर, सेकंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड नेचर ऑफ द मानसून रेनफॉल ऑफ सेवरल ईयर। एक डाटा मिलेगा, वो कंपैरेटिवली एनालाइज करेंगे। दिस डाटा इज कंपैरेटिवली एनालाइज बाय स्टैटिस्टिकल मेथड, this data is comparatively analyzed by statistical method and predictions are made about the monsoon in the present condition। और बाद में एक अंदाज बताया जाता है कि वह अभी प्रेजेंट कंडीशन में कितना मानसून रहेगा। तो ये तीनों मॉडल बराबर ध्यान में रखना, थोड़े बहुत समझने में डिफिकल्ट है मानता हूँ, लेकिन ये तीनों मैंने बहुत बार बार रिपीट किया है। मैथमेटिकल मॉडल, होलिस्टिक मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल, इसको अच्छी तरह से लर्न करना। ये तीनों क्वेश्चंस, सॉरी, हाँ, तीनों मॉडल आपको पेपर में आ सकते हैं। प्रेजेंटली न्यू मॉडल्स आर बीइंग डेवलप्ड एट द IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी। अभी ये 3 मॉडल तो है ही, मैथमेटिकल, होलिस्टिक, स्टैटिस्टिकल। इसके अलावा और कुछ नए मॉडल तैयार हो रहे हैं। कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में। उसका काम चालू है 2 लेवल पे, वर्क इज इन प्रोग्रेस एट 2 लेवल। तो 2 लेवल कौन से, कि नया मॉडल डिज़ाइन करना, डिज़ाइनिंग न्यू मॉडल, और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। क्या बोला है, नए मॉडल, ये तीनों के अलावा नए मॉडल बनना चालू है IITM में।
उसका काम चालू है 2 लेवल पे। 2 लेवल कौन सी? दोनों डी डी से है। पहला डिजाइनिंग न्यू मॉडल, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। डिजाइनिंग न्यू मॉडल एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। और मेन उनका फोकस है डेवलपमेंट ऑफ द राडार सिस्टम। राडार सिस्टम कल के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रेडियो वेव्स रहते हैं, वो इमिट करते हैं, ऑब्स्टेकल को लगता है, वापस आते हैं, जो रिफ्लेक्शन होता है तो काउंट किया जाता है राडार सिस्टम से, और उसके बाद में प्रेडिक्शन बोलते हैं। दिस फोकस इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ द राडार सिस्टम आणि उपग्रह तंत्रज्ञान म्हणजे सॅटेलाइट टेक्नॉलॉजी. द मेन फोकस इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ द रडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. एक बात फिर से ये पैरेगा बराबर ध्यान में रखो, ये तीनों मॉडल के अलावा और कुछ नए मॉडल बनना चालू है IITM में. अभी उसका काम चालू है 2 लेवल पे. पहला डिजाइनिंग न्यू मॉडल, सेकंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी. उनका मेन फोकस है डेवलपमेंट ऑफ द रडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. अब जो ऑलवेज रिमेंबर है वो देखो, कोई भी मेट्रोलॉजिकल मॉडल डिपेंड रहता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर यूज इन दैट मॉडल एंड द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट. मेट्रोलॉजिकल मॉडल डिपेंड अपॉन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर यूज इन दैट मॉडल एंड द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट. एंड कोई भी मॉडल डिपेंड रहता है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर, कैसे रिलेशनशिप पैरामीटर की उसमें यूज हुई मॉडल में, और उसमें से अपने को क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है. एंड पैरामीटर कौन से यूज हुए मॉडल में इंटर रिलेशनशिप के, और क्या रिजल्ट तुमको एक्सपेक्ट है वो मॉडल से. लेकिन जो इंटर रिलेशनशिप रहती है विथ रेफरेंस टू ओशियन एंड एटमॉस्फेयर, ये कभी भी कांस्टेंट रहते नहीं. जो इंटर रिलेशनशिप रहते हैं विथ रेफरेंस टू ओशियन एंड एटमॉस्फेयर आर नेवर कांस्टेंट. करके मेट्रोलॉजिकल मॉडल ये बार बार चेंज करना पड़ता है. मेट्रोलॉजिकल मॉडल नीड टू बी चेंज कंटिन्यूअली. Any meteorological model depend upon the interrelationship between the parameter used in that model and the result expected from it. However, as these interrelationship with reference to the ocean and atmosphere are never constant, meteorological model need to be changed continually. Next topic, solid waste management, नीड ऑफ द आवर. एंड जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसका मैनेजमेंट बराबर करो. यह भी आज की गरज है, नीड ऑफ द आवर. व्हाट इज मीन बाय पोल्यूशन. अब पोल्यूशन अपने बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार देखे हैं. पोल्यूशन माने कि अपने को समझता भी है, लेकिन अब पोल्यूशन की मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसको बराबर आप लिख लो. द कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर और सॉइल by substances that are harmful to living organism. The contamination of air, water or soil by substances that are harmful to living organism. एखाद्या ठिकाणी किंवा वातावरणामध्ये कोणतीही गोष्ट जेव्हा जास्त होते आणि त्याचा माणसावर परिणाम होतो किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमवर त्याचा वाईट परिणाम होतो, तर अशा गोष्टीला आपण पॉल्युटंट म्हणतो. ज्या गोष्टीमुळे झालं त्याला आपण पॉल्युटंट म्हणतो, आणि त्या प्रोसेसला आपण पॉल्युशन म्हणतो, की जेणेकरून हवा, पाणी किंवा जमीन हे बेकार होणं. आणि कंटॅमिनेट होना, क्या कंटॅमिनेट होगा, हवा प्रदूषित होणे, हवा, पानी या जमीन कोई सब्सटेंस के कारण दैट आर हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बोलेंगे अपन पॉल्यूशन. अब
टोटल 7 टाइप है पॉल्यूशन के। जनरली क्वेश्चन आता नहीं आपको लिखने के, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। टोटल पॉल्यूशन कितने रहते हैं? टोटल 7 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर देयर। ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन, सॉरी ना, डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन और बाद में 7 टाइप पॉल्यूशन के, ये सब आप बराबर लिख लो। हाँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जरूरत है। तो 7 टाइप है पॉल्यूशन के। पहला एयर पोल्यूशन, सेकंड वाटर पोल्यूशन, थर्ड सॉइल पोल्यूशन, फोर्थ लाइट पोल्यूशन LIGST, फिफ्थ नॉइस पोल्यूशन NOISE, सिक्स्थ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, and last one environmental pollution. So these are the 7 different types of pollution: air, water, soil, light, noise, radioactive and environmental. अब फिर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ द आवर टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं अपन, पेज नंबर 99 बराबर देखो। ट्राई दिस में आपको एक पैसेज दिया गया है। Observe the garbage collected in the dustbin of your classroom and make a list of the various material it is, यानी जो गार्बेज जमा होता है आपके क्लासरूम में एक डस्टबिन के अंदर, उसमें अंदर कौन कौन से वेरियस मटेरियल है उसकी एक लिस्ट तैयार करो। तुम्हारे टीचर के साथ में डिस्कस करो। एंड हाउ दिस मटेरियल कैन बी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ, और इसको अपन प्रॉपरली कैसा डिस्पोज करते आएंगा। यानी कोई भी पॉल्यूशन नहीं होने चाहिए। ऐसे इसको बराबर डिस्पैच कैसे कर सकते हैं अपन कि उसमें प्लास्टिक है, इरेजर रहता तो प्लास्टिक है, रबर रहता, बाद में शार्पनर है, प्लास्टिक का बना हुआ रहता वो शार्पनर, बाद में कुछ स्टील का रहता चॉप वगैरह, वो अलग अलग चीज़ रहती, पेपर्स रहते, कुछ प्लास्टिक रहता है, कुछ टिफिन लाते तो पन्नी रहती है। तो अलग अलग चीज़ अपन वो डस्टबिन में कलेक्ट करते हैं और बाद में टीचर के साथ में डिस्कस करके उसको प्रॉपरली कैसा डिस्पोज करेंगे इसके बारे में बराबर समझ लेना। कैन वी डू द सेम विद द गार्बेज जनरेटेड इन आवर हाउस? थिंक अबाउट इट। ऐसे ही अपने घर में जो जमा होता है कचरा, उसके बारे में अपन कैसे उसको प्रॉपरली डिस्पोज करते आएंगा, इसके बारे में आप जरा सोचो। ऑब्जर्व एंड डिस्कस पेज नंबर 100 के ऊपर आए अपन। अब 9.3 की A और B ऐसे दो आपको फोटो दिए हैं। एक एरिया दिया है विथ गार्बेज एंड बहुत कचरा भरा है उसमें, और वही एरिया बाद में क्लीन है। एरिया विथ गार्बेज वर्सेस क्लीन एरिया। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी सी इन टू पिक्चर अलॉन्ग साइड? और अपन B नंबर की सिचुएशन परमानेंटली कैसे मेंटेन करते आ सकते हैं, यानी B नंबर का जो फोटो है उसको हमेशा कैसे मेंटेन करते आएंगे, ये बात ध्यान में रखो। अब सॉलिड वेस्ट माने क्या? मेनी वेस्ट मटेरियल आर जनरेटेड थ्रू द वेरियस डेली ह्यूमन एक्टिविटीज। बहुत सारा वेस्ट मटेरियल रोज के रोज तैयार होता है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। और जो वेस्ट मटेरियल मिला अपने को उसको बोलेंगे अपन सॉलिड वेस्ट। मेनी वेस्ट मटेरियल्स आर जनरेटेड थ्रू द वेरियस डेली ह्यूमन एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट। इफ दिस वेस्ट मटेरियल आर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ, अगर उसको अच्छी तरह से डिस्पोज किया प्रॉपरली, दे कैन बी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद से अपने को अच्छी सी एनर्जी मिल सकती है, कोई भी फॉर्म में अपने को एनर्जी मिलेंगी वहां पे। यानी क्या बोला है, दोनों पॉइंट बराबर ध्यान में रखो।
many waste materials are generated through the various daily human activity. This is called solid waste. अगर वो solid waste को waste material को अपन ने properly dispose of किया, they can be a valuable source of energy. Currently, solid waste is a serious worldwide problem as it causes both water and soil pollution. अभी solid waste ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट के कारण दो प्रकार के पोल्यूशन होते हैं, एक वाटर और सॉइल. सॉलिड वेस्ट इज ए सीरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम एज इट कॉजेज बोथ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन. Solid waste is also a serious problem from the point of view of economic growth, environment degradation and health. अब सॉलिड वेस्ट ये और सीरियस प्रॉब्लम है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इकोनॉमिक ग्रोथ से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. यानी ये सॉलिड वेस्ट जमा होते रहेगा तो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म तैयार होंगे और यूजफुल गायब हो जाएंगे. उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ भी वीक हो जाएंगी और उसका परिणाम हेल्थ के ऊपर होगा. तो सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो सीरियस प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड हेल्थ. उसके कारण नेचर का अपन उसको बोलेंगे अपन डिग्रेडेशन होगा. इट हैज पोज ए सीरियस थ्रेट टू नेचर. नेचर को हानी पोहोचू सकती आहे, निसर्गाची हानी होईल त्याच्यावनी. आणि माणसाचं राहणीमान म्हणजे माणूस ज्या ठिकाणी राहतो त्याला म्हणतो आपण हॅबिटॅट, ड्वेलिंग प्लेस. DWELLING, ड्वेलिंग प्लेस इज कॉल्ड एज हॅबिटॅट. म्हणजे राहण्याचे ठिकाण, अधिवासला म्हणजे हॅबिटॅट. अँड ह्युमन हॅबिटॅट बिकॉज ऑफ द एअर, वॉटर अँड सॉइल पोल्युशन इज कॉज. It has posed a serious threat to nature and human habitat. सीरियस थ्रेट पहुंचेंगी नेचर को और ह्यूमन हैबिटेट को बिकॉज ऑफ द एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इट कॉजेज. क्योंकि सॉलिड वेस्ट से एयर पोल्यूशन होगा, वाटर होगा और सॉलिड पोल्यूशन भी होगा. क्योंकि पूरा सॉलिड वेस्ट रहेगा, ज़मीन के ऊपर रहेगा और वो अंदर अपन क्या बोलते हैं अपन ड्रिप होते रहेगा. तो उसके कारण सॉइल पोल्यूशन भी होगा यानी जो उपजाऊ जमीन है इट बिकम्स इनफर्टाइल एंड वो नापिक बन जाएगी. तो ये पूरे पैराग्राफ में अपन ने क्या देखा? सॉलिड वेस्ट माने क्या? कि जो घर में वेस्ट मटेरियल जमा होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण उसको बोलते हैं अपन सॉलिड वेस्ट. अगर इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया तो अच्छे से एनर्जी मिलेगी. अभी करंटली सॉलिड वेस्ट ये पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके कारण दो पोल्यूशन होते हैं. पहला कौन सा वाला? वाटर, बाद में सॉइल. और सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो सीरियस प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड हेल्थ. इट हैज पोज ए सीरियस थ्रेट टू नेचर एंड ह्यूमन हैबिटेट बिकॉज ऑफ द एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इट कॉजेज. नीचे डू यू नो का पैराग्राफ देखो. गार्बेज प्रोडक्शन पर डे, यानी एक दिन में कितना कचरा जमा होता है मेट्रो सिटी में. हाँ, वो देख रहे हैं अपन. सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन द मेन मेट्रो सिटीज ऑफ द स्टेट इज अप्रॉक्सीमेटली इज एज फॉलोज. एंड जो सॉलिड वेस्ट जमा होता है मेट्रो सिटीज में वो कितना रहता है वो देखो एक बार. मुंबई 5000 टन. अब एक टन माने कितना? एक टन माने 1000 किलो. तो मुंबई 5000 टन. एक टन माने 1000 किलो बोला मैंने. हाँ, अब मल्टीप्लिकेशन करके देखो कितना किलो हो गया. तो पुणे 1700 टन, नागपुर 900 टन. एंड ये सिर्फ मेन सिटीज का है, मेन मेट्रो सिटीज का. किनमें सॉलिड वेस्ट कितना जमा होता है एक दिन में? कि मुंबई में 5000 टन जमा होता है, पुणे में 1700 टन और नागपुर में 900 टन. मुंबई में
बहुत भयानक बाढ़ आई थी, कॅलॅमिटीज, आपत्ती, फ्लड कॅलॅमिटी, बाढ़, महापूर आला होता मुंबईला 26 जुलै 2005 साली. उसका मेन रीजन था इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. एंड सॉलिड वेस्ट वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, पानी को जाने को जमा नहीं थी करके पूरे मुंबई में बाढ़ आ गई थी. Improper solid waste management was one of the main reason behind that calamity. Thus we say that accumulation of solid waste, accumulation जमा होना, जमा करना नहीं, मतलब अपन solid waste accumulate होने, उसके कारण बहुत सारी आपत्ति आ सकती है. कैन लीड टू वेरियस कैलामिटीज. कैलामिटीज स्टैंड फॉर आपत्ति. फिर से एक बार डू यू नो को पैराग्राफ देख लो एक बार, है इजी, उसको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखो सिर्फ बराबर कि सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है मेन मेट्रो सिटीज में, तो मुंबई में 5,000 टन, पुणे में 1700, नागपुर में 900. जो 26 जुलाई 2005 को जो सीरियस फ्लड आई थी मुंबई में, उसका मेन रीजन था इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. Thus we see that accumulation of solid waste can lead to various calamities. एक बाजू में पैराग्राफ दिया है, ऑब्जर्व, देखो, मेक अ सर्वे ऑफ द बिल्डिंग और एरिया वेयर यू लिव. तुम जो बिल्डिंग में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, उसका एरिया ऑब्जर्व करो, उसका सर्वे करो. वहाँ पे जो कचरा निकलता है उसको कैटेगराइज करो कि डिग्रेडेबल कौन सा, नॉन डिग्रेडेबल कौन सा. नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये नॉन डिग्रेडेबल है, तो सब्जी फल ये सब डिग्रेडेबल है. अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड इन ए वीक. एक हफ्ते में कितना कचरा जमा होता है, सॉलिड वेस्ट जमा होता है. मेक ए लिस्ट ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. और कौन से फैक्टर के कारण इतना सॉलिड वेस्ट जमा होता है, वो ध्यान में रखो. वी मेक, कैन यू टेल में, देखो, वी मेक यूज ऑफ मेनी मटेरियल एंड आर्टिकल्स इन आवर डेली लाइफ. अपन डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स यूज करते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग प्रकार के रहते हैं सब आर्टिकल्स. कुछ अपन बार बार यूज करते हैं, सम ऑफ देम आर रीयूजेबल, लेकिन कुछ अपन फेंक देते हैं, बट अदर हैव टू बी डिस्कार्डेड. एक बार यूज किया, फेंक दिया, या उसको बार बार यूज नहीं होता है. लेकिन अगर उसको बराबर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया, वो एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा. हाउएवर इफ दे आर नॉट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ, इट अफेक्ट्स द एनवायरमेंट एडवर्सली. अब मैं 2 क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ, बराबर टिक मार्क करके रखो. पेज नंबर 98 पे आओ आप, एकदम टॉप पे देखो, मेट्रोलॉजी है. पहले उसकी डेफिनेशन, द साइंस से लेके मेट्रोलॉजी तक, सेकंड लाइन, सेकंड पॉइंट, मेट्रोलॉजी से लेके लाइटनिंग एटसेट्रा. थर्ड पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर वेदर फोरकास्ट आर मेड, they are useful to common people, farmer, fisheries, aviation services, water transport and various other organization. ये थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, इंस्टीट्यूट एट वर्क में देखो, द वर्ल्ड से लेके 1950 तक. फिफ्थ पॉइंट, दिस ऑर्गेनाइजेशन से लेके कम्युनिकेशन तक. और लास्ट पॉइंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में देखो, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल वॉज फाउंडेड से लेके तो दिल्ली तक. ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4A का. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेट्रोलॉजी. तो इतने सब पॉइंट्स, ये 6 के 6 पॉइंट लिखना, इसको लर्न करना बराबर. बाद में पेज नंबर 98 पे देखो, नीचे से थर्ड लाइन, विद द इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर से लेके 2002 तक पहले लिखना. उसके बाद में ये तीनों मॉडल, मैथमेटिकल, होलिस्टिक और स्टैटिस्टिकल मॉडल, ये तीनों मॉडल के नाम नहीं लिखना, तीनों मॉडल पूरे लिखना.
एंड तीनों मॉडल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके लिखना, मैथमेटिकल, होलिस्टिक, स्टैटिस्टिकल एंड विद द इनिशिएटिव से लेके। तो ये तीनों मॉडल, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4C का। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मानसून मॉडल। तो उसका एंड आपने अगर वो भी किया, प्रेजेंटली न्यू मॉडल्स आर बीइंग डेवलप एट IITM, वर्क इन प्रोग्रेस एट 2 लेवल, नेमली डिजाइनिंग न्यू मॉडल एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। द मेन फोकस इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ रडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो मानसून मॉडल का एंड इस पे किया तो बहुत ही अच्छा है। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4A और 4C बराबर लिख लेना। इसमें के जो क्वेश्चन हुए बराबर टिक मार करके रखो, आपकी बुक बाद में चेक होंगी।